हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। इस चैनल के अंतर्गत आज मैं फिर आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो है हिस्ट्री का अगला लेसन। और आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो है खिलाफत मूवमेंट। नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी कौन थे और बिहार के लेवल में कौन थे जिन्हें हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल के अंतर्गत आपको इंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट के साथ साथ स्टडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो गाइज स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। चलिए हम बिहार माई ड्रीम प्लेलिस्ट के अंतर्गत हिस्ट्री का ये नया लेसन जो कि खिलाफत मूवमेंट के ऊपर है। खिलाफत मूवमेंट जो कि आप लोगों को पता है कि 1919 के दिल्ली सम्मेलन में या दिल्ली कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं किया जाएगा। करेक्ट। वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, मतलब या नॉन कॉपरेशन एक्शन ऑफ खिलाफत कमिटी बिकम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है ना, जहाँ पे गांधी जी का लीडिंग रोल था। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं कि खिलाफत मूवमेंट आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये खिलाफत आंदोलन कुछ नहीं था बल्कि पैन इस्लामिक मूवमेंट था, पैन इंडिया मूवमेंट था, जिसमें इस्लाम के रिगार्डिंग जो डिसरिगार्ड हो रहा था या उनके धर्मों का जो उल्लंघन किया जा रहा था उसके बारे में। आपको याद होगा पहला युद्ध जो प्रथम वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 18 में, है ना, 1914 18 में, मतलब 1914 से लेकर 18 में, उस दरमियान तुर्की में जो खलीफा हुआ करता था उन जिसके लिए मुस्लिम जो हमेशा एक टॉप पोस्ट या बहुत ही इज्जत से होता ना रेस्पेक्टेड माना जाता था, उनके साथ बैड ट्रीटमेंट किया गया ब्रिटिश के तरफ। तो प्रथम युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 के दरमियान हुआ था उसमें तुर्की के खलीफा के साथ मित्र राष्ट्र जो वर्ल्ड वार में फ्रेंडली स्टेट्स थे उन लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, राइट, या गलत व्यवहार किया गया। पहला जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न था मुस्लिम के डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट या रिसेंटमेंट का। करेक्ट। फिर देखेंगे जब 1919 का ईयर अगर आप देखते हैं जिस वक्त ये मूवमेंट लॉन्च हो रहा था वो अपने आप में एक लैंडमार्क ईयर था। 1919 में जलियांवाला मासेकर, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को रॉलेक्ट एक्ट आया था, है ना। तो रॉलेक्ट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला मासेकर हुआ 1919 में। फिर उस मासेकर के लिए हंटर कमीशन का स्थापना किया गया। बाद में आपको पता ही हंटर कमीशन का रिपोर्ट भी इंडियंस के अगेंस्ट में और ब्रिटिश सैनिकों के जनरल डायर के फेवर में ही रहा था। करेक्ट। तो ये तीन घटनाएं भी इंपॉर्टेंट थी। साथ में अगर आप देखेंगे तो 1919 का जो एक्ट था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको बोलते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, उसमें भी जो सुधार या जो प्रोविजंस लाए गए थे वो भी इंडियंस के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। करेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक स्ट्रेंथ के तौर पे अगर लिया जाए तो 1916 में जो लखनऊ का कांग्रेस सेशन था जो मजूमदार जी अध्यक्षता किया था, उस वक्त आपको पता ही है कि चंपारण में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, साथ में ये भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित किया गया। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइनिंग हुआ, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बिना भेदभाव के आ खड़े हुए। जैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट भी उसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ हुए थे, है ना। साथ में ये भी आपको पता है कि 1916 के कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को चंपारण विजिट करने के लिए इनवाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लखनऊ पहुंचे थे। तो आप देखेंगे कि 1916 से लेकर 1917 तक कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो न केवल मुस्लिम्स को बल्कि इंडिया के सारे लोगों को असंतुष्टि दे रहा था या उन्हें अनरेस्ट कर रहा था, परेशान कर रहा था और डिसअपॉइंटमेंट दे रहा था। करेक्ट। इन्हीं सब रीज़न से, इन्हीं सब कारणों से फाइनली खिलाफत आंदोलन का आगमन हुआ। खिलाफत आंदोलन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया या लॉन्च किया वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दोनों अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद अली एंड शौकत अली दोनों ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया और इनके साथ चूँकि ये मुस्लिम आंदोलन था तो नेचुरल है मुस्लिम के मैक्सिमम सारे नेता जो हैं वो इनके साथ थे। तो उनमें आते हैं मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान,
हसरत मोहानी और बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि खिलाफत आंदोलन से एसोसिएटेड थे। बाद में आपको पता ही होगा कि इस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का भी सपोर्ट था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही लगभग एक समय में लॉन्च किया गया, और दोनों का आंदोलन और डेमोन्स्ट्रेशन इस तरह से चल रहा था कि ये डिफरेंस करना मुश्किल था लोगों के लिए या गवर्नमेंट के लिए कि ये खिलाफत कमेटी का या मूवमेंट का आंदोलन है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था उनका आंदोलन है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, जहाँ पे कांग्रेस ने भी साथ दिया इस मूवमेंट के, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे आ खड़े हुए विदाउट एनी डिफरेंसेज एंड भेदभाव के। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो है ये देखिए, अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार के मैप को मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ, आपको पता ही है। तो खिलाफत मूवमेंट के समय में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट रहा तो वो था पटना, खास करके पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, ये सब एरिया था जहाँ पे बिहारी लोगों का इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जिसमें जिन्होंने खिलाफत, ना केवल खिलाफत बल्कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात अगर करते हैं तो पटना एक मेजर सेंटर के तौर पे उभर कर आया था। करेक्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल कमेटी के द्वारा क्या इस्टेब्लिशमेंट किया गया, बिहार का खिलाफत में क्या योगदान रहा, किसने क्या आंदोलन में। अब यहाँ पे देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 15 से 16 मई 1919 है ना। आपको पता है कि दिल्ली में नवंबर 1919 में ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, मतलब मीटिंग हेल्ड हुई, जिसमें ये डिसीजन किया गया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब किसी भी तरह से सपोर्ट ना किया जाए। करेक्ट। लेकिन बहुत बड़ी बात ये थी कि 15 से 16 मई 1919 को, मतलब नवंबर 1919 के पहले ही बिहार में पटना के बुलवारी शरीफ के बहुत सारे उलेमाओं ने एक मीटिंग रखा, और उस मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में नहीं रहना है हमें। करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के पहले ही पटना के मुस्लिम जो हैं अगुवाई कर रहे थे, और पहले ही सेम डिसीजन को उन्होंने ले लिया था। करेक्ट। फिर बिहार प्रोविंस कांग्रेस कमेटी एंड बिहार प्रोविंशियल असेंबली दोनों ने ही इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट किया और इस मूवमेंट में साथ दिया। फिर 1919 अप्रैल में मौलाना शौकत अली, है ना, अली ब्रदर्स, शौकत अली पटना पहुंचे 1919 अप्रैल 1919 में। उसके बाद इस खिलाफत आंदोलन में जो अलग अलग लोगों का, आपको पता ही है पहले से ही चल रहा होता है कि लोग जो हैं अपने पदों से रेजिग्नेशन देते हैं या अपने कंटिन्यू वर्किंग से अपना रेजिग्नेशन देते हैं कि भाई नहीं मैं कोर्ट में काम नहीं करूँगा, टीचर की तरह काम नहीं करूँगा। इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ देखेंगे बिहार में नेहरू हसल का नाम आता है जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन से रेजिग्नेशन दिया। फिर है शहाबुद्दीन जो कि पटना के फुलवारी शरीफ से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक टाइटल, अपना टाइटल उलेमा का टाइटल को रिटर्न किया, रिनाउंस किया। करेक्ट। फिर शाह सुलेमान का नाम जानते होंगे, शाह सुलेमान जो है मजिस्ट्रेट के जॉब को छोड़ा। अगर यहाँ पे देखिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हाईलाइट करता हूँ, इन तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि सामने में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई खिलाफत आंदोलन के समय में बिहार के इनमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उलेमा टाइटल को का रिनाउंसिएशन किया या त्याग किया। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए शहाबुद्दीन फुलवारी शरीफ के उलेमा टाइटल का रिनाउंसिएशन किया था। फिर शाह सुलेमान जो है मजिस्ट्रेट जॉब को छोड़ दिया। नेहरू हसन जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन से रेजिग्नेशन दिया। करेक्ट। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो दोनों ही साथ साथ और या इन यूनिशन विथ कह सकते हैं, मतलब रन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड मूव टुगेदर। करेक्ट। सो खिलाफत आंदोलन न केवल इंडिया में इंडिया लेवल पे चल रहा था बल्कि बिहार लेवल पे लार्ज स्केल में चल रहा था। इनफैक्ट बिहार वाज मोर एक्टिव in this respect and they all participated not only in khilafat movement but in non cooperation movement also. Okay guys, सो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा कोई फैक्ट्स नहीं रहेगा, हो सकता है एक आध दो फैक्ट्स इधर उधर लेफ्ट आउट हो गया हो, बट आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। सो गाइज स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल, और आने वाले दिनों में और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि हिस्ट्री को कवर करेगा। ओके गाइज, सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।